आलमपुर गांव में अंजलि और प्रिया दो सहेलियां रहती थी। उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ती थी। दोनों में सगी बहनों जैसा प्यार था। वो दोनों ही गरीब परिवार से थी। फिर कुछ समय बाद दोनों जवान हो जाती हैं और उनके घर वाले उनके लिए लड़के देखने लगते हैं। फिर प्रिया की शादी सुधीर के गांव में ही अमित नाम का एक अमीर लड़का रहता था, जिसके पिता जमींदार थे। उनके पास पैसे की कमी नहीं थी। एक रोज जब अंजलि प्रिया से मिलने उसके ससुराल पड़ोस के गांव में जाती है तो अमित की नजर अंजलि पर पड़ती है। अंजलि दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और इस बात का घमंड भी उसमें था। वाह, क्या खूबसूरत लड़की है। माँ के लिए बहू तो ऐसी लानी है मैंने। अमित अंजलि के बारे में पता लगाता है। फिर अपने माता पिता के साथ उसके घर उसका हाथ मांगने जाता है। अमित जमींदार का बेटा था, इसलिए उसके परिवार वाले भी झट से मान गए और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी रख दी गई। जब ये बात प्रिया को पता चली तो बहुत खुश हुई। मैं तो सचमुच बहुत खुश हूँ अंजलि। अब हम दोनों सहेलियां एक साथ एक ही गांव में रहेंगी। अब हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। हाँ वो तो है, लेकिन पता नहीं मेरे अमीर ससुराल वाले मुझे तुमसे ज्यादा मिलने भी देंगे या नहीं। वो क्या है ना, जमींदार लोग किसी छोटे इंसान के यहाँ कम ही आना जाना पसंद करते हैं। अंजलि की ये बात सुनकर प्रिया चुप हो गई। जहाँ पहले अंजलि को अपनी खूबसूरती का घमंड था तो अब उसे इसके साथ अमीरी का भी घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई और वो ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। शादी के कुछ दिन बाद अंजलि और अमित हनीमून के लिए गोवा चले गए और वहां से लौटने के बाद अंजलि प्रिया से बोली, अब क्या बताओ यार, पता है कितना मजा आया। इन्होंने तो प्लेन की टिकट बुक करवाई थी। हम यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट गए, फिर वहां से 2 घंटे में सीधा गोवा। वैसे प्रिया तू तो कहीं नहीं गई थी ना हनीमून के लिए? नहीं, वो उस समय फसल बोने का समय था, इसलिए हम कहीं नहीं जा पाए। हाँ वैसे भी तुम्हारा पति तुझे खेतों के अलावा ले भी कहाँ जा सकता है, उसके पास इतने पैसे ही नहीं होंगे। अब मुझे देख, जमींदार के घर शादी की है, खूब सारी जमीन की मालकिन हूँ, हर समय गाड़ी में ही घूमती हूँ। खैर अब मैं चलती हूँ। प्रिया को अंजलि की आदत पता थी, लेकिन फिर भी वो सुनकर भी अनसुना कर देती थी, क्योंकि वो अंजलि को दिल से अपना दोस्त मानती थी। ऐसे ही समय बीता। दोनों सहेलियां जहाँ एक जैसे परिवार से आती थी, आज उसमें से एक अमीर तो एक गरीब बन गई। उन दोनों की दोस्ती में अमीरी गरीबी का फर्क आ गया था। प्रिया का पति किसान था, इसलिए कुछ ज्यादा कमाई नहीं होती थी। जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा था। ऐसे ही बरसात का मौसम आया और एक रोज तेज बारिश हुई, जिसमें सुधीर की सारी फसल खराब हो गई। ए भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। आप चिंता मत कीजिए जी, जो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। पता नहीं इस ऊपर वाले को क्या ही मंजूर है, वो क्यों हम गरीबों के दुखों को बढ़ाने पर लगा रहता है। अब उनके घर में खाने का अनाज तक खत्म हो गया। वो मदद के लिए अपनी सहेली के घर गई। अंजलि, वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर तुम मेरी मदद कर सको तो। पैसे? वो तू तो जानती है ना, मेरे पति ने अभी नई जमीन खरीदी है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। उदास मन से प्रिया वहां से आ जाती है और वो दुखी होकर अपने मायके अपने भाई के घर जाती है। अरे दीदी आप? भाभी, वो मुझे पैसों की कुछ जरूरत है। इस बार सारी फसल खराब हो गई, इसलिए घर में खाने के लिए अन्न तक नहीं है। मैं आपकी मदद कर देती, लेकिन अब आप तो जानती हो कि आपके भैया इतना नहीं कमा पाते। शहर में थोड़ी सी मजदूरी करके कुछ पैसे भेजते हैं, वो तो घर खर्च में ही चले जाते हैं। प्रिया को वहां से भी कोई मदद नहीं मिलती और वो उदास मन से अपने ससुराल की ओर लौट आती है। रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं, जो पानी का मटका उठाए अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। उन्हें देख प्रिया ने उनसे कहा, लाइए बाबा, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। प्रिया उस घड़े को बाबा की कुटिया तक पहुँचा देती है। क्या बात है बेटी, तू बड़ी दुखी लग रही है। बाबा, फसल खराब होने की वजह से घर की हालत बहुत खराब है। खाने तक को अन्न का दाना तक नहीं है। अमीर सहेली से मदद मांगी तो उसने मना कर दिया। भाभी से मदद मांगने गई तो उन्होंने भी खाली हाथ मुझे लौटा दिया। मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी बाबा उसे रसोई से एक घड़ा लाकर देते हैं। बेटी, ये ले, ये खिचड़ी तू घर ले जा, इससे तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन इस घड़े को घर जाकर ही खोलना। बाबा का शुक्रिया अदा कर प्रिया घर की ओर निकलती है। घर आकर वो सारी बात सुधीर को बताती है। गरीब की मदद कोई नहीं करता। खैर तुम थक गई होगी, बैठो, मैं अभी हम दोनों के लिए खिचड़ी परोस कर लाता हूँ जो उन बाबा ने दी है। सुधीर ने जैसे ही उस मटके पर से कपड़ा हटाया, वो मटका पूरी तरह से सोने से भरा हुआ था। इतने सारे सोने के सिक्के, प्रिया, ये सोने के सिक्के कहाँ से आए? क्या? सोने के सिक्के?
हे भगवान, ये तो सचमुच सोने के सिक्के हैं। इसका मतलब वो बाबा कोई चमत्कारी शक्ति थी जो हमारी मदद के लिए आई थी। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। अब वो दोनों काफी अमीर हो जाते हैं। वो लोग खुद का बड़ा घर, गाड़ी और जमीन खरीद लेते हैं। अब अपनी गरीब सहेली के ठाट बाट देख अंजलि जल भुन जाती है। कल तक जिसके घर में खाने तक के लाले थे, रातों रात उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना ही पड़ेगा। हो सकता है उसके परिवार वालों ने उसकी मदद की हो। अरे उसके मायके वाले तो एकदम कंगले हैं, वो भला उसकी मदद कैसे करेंगे? अंजलि इस बात का पता लगाने के लिए प्रिया के घर जाती है। उसका महल जैसा घर देखकर तो वो हैरान ही रह जाती है। अरे वाह प्रिया, तेरे तो ठाट बाट ही बदल गए। भला तुझ गरीब के पास इतने पैसे अचानक कहाँ से आ गए? बस यूं समझो बहन की ऊपर वाले की रहमत बरसी है हम पर। अरे ठीक ठीक बता ना, ये सब चमत्कार हुआ कैसे? प्रिया साफ मन की औरत थी। वो अंजलि को सारी बात सच सच बता देती है। उसका राज जानकर अंजलि घर लौटती है और अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मैंने उस प्रिया की सारी सच्चाई पता कर ली है। आप मेरे साथ चलिए, हमें वो पीछे वाली पहाड़ी के जंगलों की ओर जाना होगा। वहीं उसे वो खजाना मिला था। अंजलि अमित के साथ उस जंगल की ओर चली जाती है। रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं जो उससे कहते हैं, बेटी मेरी मदद करो, ये पानी से भरा घड़ा बहुत भारी है। मुझ बूढ़े के बस की बात नहीं है इसे उठाना। तुम मेरी थोड़ी मदद कर दो। अरे यार, एक तो हमें वैसे ही वो कुटिया नहीं मिल रही, ऊपर से इस बुढ़े को अपनी पड़ी है। बाबा हम जल्दी में, हमें परेशान मत कीजिए। अंजलि बिना मदद के ही वहां से चली जाती है। कुछ दूर चलने पर उसे एक कुटिया नजर आती है। अरे अमित, वो देखो सामने कुटिया है, लगता है यही वो कुटिया है। चलो अंदर चलते हैं। जब वो अंदर जाते हैं तो अंदर वही बाबा होते हैं। बाबा आप? आओ बेटी बैठो, यहाँ तक आकर थक गई होगी। शुक्रिया बाबा। तभी अंजलि की नजर रसोई में रखे ढेर सारे घड़ों पर जाती है। बाबा इतने सारे घड़े, आखिर है क्या इसमें? कहीं कोई खजाना तो नहीं? हाँ हाँ, इन घड़ों में कर्मों का फल है। जो कोई भी मेरी झोपड़ी में आता है उसे उसके कर्मों के हिसाब से इस घड़े से फल मिलता है। कुछ दिनों पहले ही तेरे जैसी औरत यहाँ दुखी आई थी, जिसकी अमीर सहेली और उसकी भाभी ने उसकी मदद के लिए इनकार कर दिया था। तब वो यहाँ से एक घड़ा लेकर गई। न जाने उसके भाग्य में क्या निकला होगा। अच्छा बाबा, फिर तो आप मुझे भी जल्दी से घड़ा दे दीजिए। हाँ हाँ बेटी, तुम भी एक घड़ा लेकर जाओ, लेकिन ध्यान रहे इसे घर जाकर ही खोलना। बाबा ने उसे एक घड़ा उठाकर दिया। घर पहुंचते ही अंजलि ने जल्दी से उस घड़े पर से कपड़ा हटाया तो उसमें से ढेर सारे बिच्छू बाहर आए। अरे ये क्या बिच्छू? लगता है प्रिया के कर्म अच्छे थे, इसीलिए उसे सोना मिला, और हम लोगों के कर्म बुरे थे, इसलिए हमें ये बिच्छू मिला। अब अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्रिया के घर जाकर उससे किए गए अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगती है। अब दोनों सहेलियों में फिर से अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसमें अब घमंड बिल्कुल नहीं होता। पायल और अनुष्का दोनों बहनें थीं। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पायल जहां सांवले रंग की थी तो वहीं अनुष्का दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। दोनों बहनें जवान हुई। अनुष्का तेज तर्रार, मॉडर्न और सुंदर लड़की थी, इसलिए अमीर घर के लड़के ने उसे पसंद कर लिया। तो वहीं पायल की शादी एक गरीब परिवार में हो गई। पायल ढेरों अरमान मन में संजोए अपने ससुराल आई, लेकिन ईंट गारे से बना ढांचा ही अब उसका घर था। ये देख उसकी आंखें भर आईं, लेकिन इसी को अपनी किस्मत मानकर उसने चुपचाप स्वीकार कर लिया। उधर अनुष्का अपने बड़े अमीर ससुराल में आकर बहुत खुश थी। एक रोज जब पायल बाजार में सब्जी लेने पैदल जा रही थी तो अचानक गाड़ी में जाती हुई उसकी बहन अनुष्का की नजर उस पर गई। वो गाड़ी से उतरकर बोली, अरे दीदी आप कहाँ जा रही हो? सब्जी लेने आई थी अनुष्का। खैर ये बता तू कैसी है और यहाँ कैसे? मैं भी ठीक हूँ। वो जो राधा कृष्ण मंदिर के सामने वाली कोठी है ना, वो विनय ने खरीद ली है। अब हम यहीं शिफ्ट हो गए और अभी मैं विनय के साथ मूवी जा रही थी तो आप पर नजर गई तो सोचा आपसे मिल लूं। वो क्या है ना, हम अमीर लोगों के पास ये सब सब्जी वब्जी लेने का टाइम ही नहीं होता ना, ये काम तो मेरे घर के नौकर करते हैं। मैं तो बहुत मजे में हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। वैसे आप कहाँ रहती हैं? त्रिलोकपुरी गांव, वहीं बस्ती में मेरा घर है। अच्छा खैर, मैं किसी दिन फुर्सत में आपसे मिलने आऊंगी, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। ओके बाय। ये कहकर अनुष्का अपने रास्ते निकल गई। ऐसे ही समय बीत गया। एक रोज पायल अपने पति उमेश से बोली, सुनिए जी, अपने घर में ना प्लास्टर करवा लो, दीवार की दरारों से मच्छर घुस आते हैं।
बस कुछ दिन और गुजारा कर लो। अब रिक्शा चलाने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो जल्दी अच्छी नौकरी भी मिल जाएगी। ऐसे ही समय बीता। एक रोज अनुष्का पायल के घर आई, शॉर्ट ड्रेस, आंखों में चश्मा, हाई हील और हाथ में ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर। जब वो अपनी कार से उतरी तो सभी आस पड़ोस के लोग उसे देखते रहे, यहाँ तक कि उसकी खुद की बहन पायल भी उसे पहचान नहीं पाई। अरे अनुष्का, तू? बाप रे, तेरा तो स्टाइल ही बदल गया। अब क्या करे दीदी, अमीरों का तो यही लाइफस्टाइल होता है। अच्छा, अब क्या यहाँ दरवाजे पर ही बातें करोगी? चलो अब मुझे अंदर आने दो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे महल को। अनुष्का उसके घर के अंदर आती है तो चारों ओर से उसकी ईंट की चार दीवारी को ही देखती रह जाती है। फिर पायल के हाथों में तरह तरह की मिठाइयों के डिब्बे और ढेर सारे गिफ्ट देती है। फिर कुछ देर बाद पायल पानी लेकर आई। उसकी सांस फूली हुई थी। दीदी, कहाँ चली गई थी पानी लेने? आपकी सांस फूली हुई है। गली के बाहर जो सरकारी नल है ना, वहीं से लाई हूँ। सरकारी नल से? ना बाबा ना, मैं नहीं पीऊंगी, कहीं मेरा पेट खराब हो गया तो। अच्छा, वैसे यहाँ अजीब सी बदबू क्यों आ रही है? वो मैंने सुबह लिपाई की थी ना, तो थोड़ी गोबर और मिट्टी की महक तो आएगी ही। यू गोबर, छी! मेरे घर में तो ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है, वो भी महंगे वाला। अच्छा, मैं चलती हूँ। अनुष्का, तू पहली बार अपनी बहन के ससुराल आई है, चाय तो पी कर जा। चाय? अब इस गोबर वाले घर में कुछ भी पीने की इच्छा नहीं हो रही। नहीं नहीं, रहने दो दीदी, मैंने चाय पीना छोड़ दिया। अब तो मैं सिर्फ केसर पिस्ते वाले दूध ही पीती हूँ। अच्छा, मैं आपको ना, मेरे यहाँ संडे पार्टी भी है, उसका इनविटेशन देने आई थी, आपको आना है। ओके, इसी बहाने आप मेरा ससुराल भी देख लोगी। ये कहकर अनुष्का वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद पायल वो डब्बे खोलती है तो उसमें बहुत सारा खाने का सामान था। अब वो परेशान थी कि जब वो अनुष्का के घर जाएगी तो क्या लेकर जाएगी। शाम को उमेश घर आया तो वो बोला, पायल, अमीरों और गरीबों के लाइफस्टाइल में बहुत फर्क होता है, और वो अमीर हैं और हम गरीब, उनके जैसी हैसियत नहीं है हमारी। ऐसे ही दिन बीत गए। पायल को चिंता सताने लगी कि वो अनुष्का के यहाँ क्या लेकर जाएगी। फिर उसे ख्याल आया कि अनुष्का को उसके हाथ के आटे के लड्डू बेहद पसंद है। वो जल्दी से आटे के लड्डू बना लेती है और फिर अगले दिन उन्हें लेकर अनुष्का के घर पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि अनुष्का अपने शीश महल जैसे घर में आराम से बड़े से सोफे पर बैठी है। उसकी ठाट बाट देखकर पायल हैरान रह गई। पायल ने अनुष्का को पुकारा। अनुष्का ने उसकी ओर देखा तो वो गुस्से से भड़क गई। ओफो दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, लेकिन कम से कम तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि अमीर लोगों के घर कैसे बनकर जाना चाहिए। अरे कम से कम एक जोड़ी नए कपड़े ही खरीद लेती। तुमसे अच्छी तो हमारी एक काम वाली लग रही है। तभी वहाँ अनुष्का के ससुराल वाले भी आ गए। अनुष्का, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से आटे के लड्डू बनाकर लेकर आई थी। पहले बात अलग थी दीदी, अब मैं अमीर खानदान में आ गई हूँ। जाओ यहाँ से। अब मेरे यहाँ तभी आना जब तुम्हारा ये गरीबी वाला लाइफस्टाइल बदल जाए। बहू, क्या जरूरत थी गरीब लोगों को पार्टी में बुलाने की? अनुष्का, तुम तो इनके यहाँ कितना कुछ लेकर गई थी और ये बेकार से लड्डू लेकर आई हैं। अपनी बेइज्जती देखकर पायल रोते हुए वहां से चली जाती है। ऐसे ही 3 साल बीत गए। दोनों बहनों की डिलीवरी होने वाली थी। पायल को उमेश जल्दी से पास के सरकारी अस्पताल में ले जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ अनुष्का को विनय एक महंगे प्राइवेट अस्पताल में ले जाने लगता है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल थोड़ा दूर होता है और वो वहां तक नहीं जा पाते, इसलिए वो भी अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में ही ले जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर पायल से कहते हैं, मुबारक हो, आपको 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। ये सुनकर पायल और उमेश बहुत खुश हुए, लेकिन तभी दूसरे कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। पायल ने पर्दा हटाकर देखा तो सामने बिस्तर पर अनुष्का बेहोश थी और विनय और उसकी माँ आपस में बातें कर रहे थे। माँ, जब अनुष्का होश में आएगी और अपने बच्चे के बारे में पूछेगी तो मैं उसे क्या कहूंगा कि तुम्हारा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है और अब वो कभी माँ नहीं बन सकती? नहीं बेटा, अगर ऐसा हुआ तो वो सदमे में भी जा सकती है या हमेशा हमेशा के लिए कहीं कोमा में ना चली जाए, इसीलिए डॉक्टर ने उसे कुछ भी बताने से मना किया है। नहीं माँ, मैं अनुष्का को नहीं खोना चाहता। उनकी बातें सुनकर पायल और उमेश ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक फैसला लिया। पायल ने अपना एक बेटा गोद में लिया और विनय से जाकर कहने लगी, विनय, मैं भी अपनी बहन को नहीं खोना चाहती। हमने आप दोनों की सारी बातें सुन ली। मैंने जुड़वा बेटों को जन्म दिया है, इसलिए मेरा एक बेटा तुम रख लो और अनुष्का को यही कहना कि ये उसी का बेटा है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन दुख तो सबका बराबर ही होता है ना। मेरे बेटे की परवरिश करते समय उसे गरीब और अमीर दोनों के बारे में बताना, ताकि वो गरीबों का दुख भी समझ सके। अनुष्का होश में आ चुकी थी, उसने उनकी सारी बातें सुन ली थी।
वो हाथ जोड़कर पायल के सामने रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। शायद उसी की सजा मुझे मिली है जो भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया, साथ ही हमेशा के लिए मां बनने के सुख से भी वंचित कर दिया। दीदी, आपके बेटे को अपना बेटा समझकर पालूंगी, शायद इससे मेरे सारे पाप धुल जाए। मेरा नहीं बहन, तेरा बेटा, आज से ही तेरा बेटा है। दोनों बहनें रोते हुए एक दूसरे के गले लग गई। आज माँ की ममता ने अमीरी गरीबी के सारे फासले मिटा दिए।